यहाँ से स्टार्ट करेंगे विजन एस का। यहाँ पर मिनी टेस्ट नंबर यहाँ पर 13 देखेंगे हम लोग, ठीक है। मिनी टेस्ट नंबर यहाँ पर 13 है और यहाँ से जो क्लासरूम यहाँ पर टेस्ट होता है वो टेस्ट है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर हम लोग ने कल बोला था कि साइंस टेक्नोलॉजी का हम लोग आज टेस्ट यहाँ पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कल्चर के हम लोग ने 4 पेपर कवर कर लिए थे, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी एक यहाँ पर बात ये कि साइंस टेक्नोलॉजी का यहाँ पर केवल एक ही पेपर ही है जो अभी क्लास टेस्ट का हुआ है, वो सिर्फ एक ही पेपर हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर पेपर क्वेश्चन नहीं कराएंगे क्योंकि यहाँ पर सब फुल लेंथ में और यहाँ पर दूसरे टॉपिक लेकर कराए गए थे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको साइंस टेक्नोलॉजी से यहाँ पर सिर्फ एक ही पेपर मिलेगा और हम लोग कल स्टार्ट करेंगे अपना ज्योग्राफी का पेपर, ठीक है। हाँ, साइंस टेक्नोलॉजी एक ही पेपर होगा मीनिंग वाला, और यहाँ से ज्योग्राफी का पेपर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। कम से कम 7-8 पेपर वो हैं, तो हम लोग कंटिन्यू उसको कवर करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, आते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं इसको। क्वेश्चन 1 यहाँ से इसमें बोला है कि सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, ठीक है। वाइट बायो टेक्नोलॉजी उद्योग है ना, ये क्या होगा, ये किससे संबंधित है। देखो रेड यहाँ पर जो बायोटेक्नोलॉजी है, चिकित्सा और यहाँ पर चिकित्सा प्रक्रियाओं से संबंधित क्या अनुसंधान होगा, ठीक है। पहला क्या होगा, पहले का आपको हो जाएगा यहाँ से ये एक, चलो अभी बाद में कर लेंगे। वाइट यहाँ पर जो हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी औद्योगिक प्रक्रियाओं से संबंधित एक अनुसंधान होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें आपका आ जाएगा अनुसंधान जो औद्योगिक प्रक्रिया। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या होगी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी आपकी होगी कृषि प्रक्रियाओं से संबंधित अनुसंधान, ग्रीन कृषि में जाएगी, जो मिलता है उसको पहले कर लेते हैं, ठीक है। ब्लू यहाँ पर क्या होगा, ब्लू जो होती है यहाँ से ये सागरी और जलीय प्रक्रियाओं को लेकर के, ये पता ही होगा ज़्यादातर, ठीक है, ब्लू फ्लैग, राइट। आगे रेड बायोटेक्नोलॉजी जो होगा, रेड बायोटेक्नोलॉजी चिकित्सा संबंधित, अभी मैंने बताया था आपको जो चिकित्सा को लेकर होगा, तो रेड आपको हो जाएगा जीन उपचार या चिकित्सा को लेकर, ठीक है। आगे ग्रे बायोटेक्नोलॉजी जो होगा ये आपका हो जाएगा पर्यावरण संबंधित, ग्रे। और बचा कौन सा, आपको बचा व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, ये आपको हो जाएगा औद्योगिक यहाँ पर प्रक्रिया से संबंधित अनुसंधान है ना, तो यहाँ से क्या होगा इसमें उद्योग वाले में आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 मैच हो गए, ठीक है। 1 का आंसर हो जाएगा सी, आंसर करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा यहाँ पर पादप और जीव प्रौद्योगिकी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लाभ होंगे, कौन से लाभ होंगे बताना है। देखो एक तो आपको हो जाएगा यहाँ से फसलों की सेल्फ लाइफ में वृद्धि करना, ठीक है। दूसरा कीटों के प्रति यहाँ पर जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बेहतर करना, है ना, ये भी क्या हो सकता है एक तरह से पादप प्रौद्योगिकी का लाभ हो सकता है। और फसलों द्वारा जैव उपचार करना इनका, और फसलों के रोपण को मान का सुधार करना, ठीक है। चारों बातें यहाँ से हो गई। और उसके बाद यहाँ पर नई आक्रामक जो प्रजाति है इसका संभावित प्रवेश, इनका प्रवेश होगा तो क्या होगा, ये हमारे जो पादप हैं ये खराब होंगे, बेकार हो जाएंगे, इनकी वजह से इनका प्रवेश असंभव होना, मतलब ना प्रवेश करना ज़्यादा ठीक होगा, ठीक है। तो ये बदगलत हो जाएगी इसकी, राइट। आंसर क्या होगा 1 2 3 4, इसका सिर्फ करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन 3 है माइकोराइजल बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वास में किया जाता है, यह किया गया है क्योंकि माइक्रोराइजा पादपों को सक्षम बनाता है। पहली बात क्या होगी इसमें से, ये बोला है कि सूखे में जो प्रतिरोधी होते हैं बनाने को अवशेषक क्षेत्र में वृद्धि करने में, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से तीसरे का ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सूखे के प्रति जो प्रतिरोधी बनाने में अवशोषक जो क्षेत्र होते हैं इसमें वृद्धि करने से क्या होता है, जो माइक्रोराइजल बायोटेक्नोलॉजी इसका उपयोग यहाँ पर इसमें पुनर्वास को लेकर के कर सकते हैं, इसको पादपों में सक्षम बनाया गया है। पहली बात सही है। सेकेंड बात, चरम पीएच मान सहन करने में, ये भी क्या होगा इसको सक्षम बनाता है माइक्रोराइजल को, पादपों को। आगे बीमारियों संक्रमण को प्रतिरोध करने में, ये भी। तीनों बातें यहाँ से क्या होगी माइक्रोराइजल जो बायोटेक्नोलॉजी उपयोग को लेकर के सही बता रहे। आंसर क्या होगा 1 2 और 3 सभी यहाँ से करेक्ट है, डी यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है परमाणु ऊर्जा विभाग जो है डिपार्टमेंट ऑफ जो एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है, उसके बारे में। इसमें बोला है कि नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के 3 चरणों में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में विचार करना है। इसके पहले चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है उसकी स्थापना का विचार है। पहली बात क्या होगी, चौथे क्वेश्चन के यहाँ से पहला स्टेटमेंट जो रहेगा ये यहाँ से गलत हो जाएगा। पहली बात क्या है यहाँ से, ये गलत है, क्यों गलत है, चौथी की जो पहली बात है क्यों गलत, क्योंकि यहाँ पर इसके पहले बोला कि चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की स्थापना का विचार होगा, क्योंकि परमाणु ऊर्जा विभाग जो था इसने 3 चरणीय नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम को प्रोत्साहित कर रहा था, और पहले चरण में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर उससे जुड़े ईंधन और चक्र सुविधाएं का स्थापना को लेकर सम्मिलित कर रहा था, और मॉडरेटर और शीतलक के रूप में भारी जल का और ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करता था, ठीक है। तो पहले बात गलत है। सेकेंड,
दूसरे चरण में यूरेनियम 238 का विकिरण प्रवाह द्वारा प्लूटोनियम उत्पादित किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि दूसरे चरण में प्रसंस्कृत संयंत्रों में प्लूटोनियम आधारित ईंधन निर्माण संयंत्रों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए करके फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की स्थापना सम्मिलित होती है। प्लूटोनियम यूरेनियम 238 इरेडिएशन द्वारा निर्मित होता है। सही बात है। तीसरा चरण प्लूटोनियम यूरेनियम का चक्र पर आधारित होता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर तीसरा चरण थोरियम यूरेनियम 223 चक्र पर आधारित है। ठीक है, यहाँ से ये बात गलत होगी। यूरेनियम 233 को थोरियम रिडक्शन से प्राप्त किया जाता है। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन 5 यहाँ से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में विचार करना है। विश्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए तेज गति वाले न्यूट्रॉन को प्रयोग करते हैं। पांचवी का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड बात है इन रिएक्टर में भारी जल का उपयोग मॉडरेटर या मंदक के रूप में कर सकते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है। ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि यहाँ पर श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए तीव्र गति वाले न्यूट्रॉन का प्रयोग करता है, इसलिए किसी मॉडरेटर की आवश्यकता नहीं होती है। और विद्युत उत्पन्न करने के लिए अतिरिक्त वे जितनी सामग्री का उपयोग करते हैं उससे ज़्यादा विखंडनी और प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, तत्कालीन सोवियत संघ, है ना। इसके अलावा भारत भी एक यहाँ पर FBTR बनाने का संचालित करने का छठा देश बन गया है। तो तीसरी बात करेक्ट है, दूसरी बात यहाँ से गलत होगी। पांचवी का बी यहाँ से करेक्ट है, 1 और 3 बात। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार बायो फोर्टिफाइड जो यहाँ पर जैव पुष्पित यहाँ पर फसल है उसके बारे में बढ़ावा दे रही है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा फोर्टिफिकेशन जो बायो फोर्टिफिकेशन जैव पुष्पीकरण का लाभ होगा, कौन सा लाभ है? आंसर हो जाएगा छठे का, ये फसलों के पौष्टिक गुणों को गुणवत्ता को बढ़ाता है। क्या करेगा, बढ़ाएगा। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बायो फोर्टिफिकेशन है ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा खाद्य फसलों का संबंधी जो गुणवत्ता है कृषि संबंधी अनुप्रयोग पारंपरिक पौधों को प्रजनन या आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुधार करता है। और बायो फोर्टिफिकेशन परंपरागत फोर्टिफिकेशन से भिन्न होता है, क्योंकि यहाँ पर बायो फोर्टिफिकेशन का उद्देश्य पौधों की वृद्धि के दौरान पोषक तत्व के स्तर को बढ़ाता है, ना कि फसलों को प्रसंस्करण के दौरान बढ़ाएगा, है ना। और यहाँ पर बायो फोर्टिफाइड फसलें प्रजनन कुपोषण संबंधी मुद्दों का पता लगाने में मदद कर सकती है और प्रजनन कुपोषण सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है। सी आंसर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 नंबर, पुनर्योजन DNA प्रौद्योगिकी के बारे में विचार करना है। पहला, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रजातियों के DNA अणुओं के साथ जोड़ा जाता है जिन्हें एक नया आनुवंशिक युग बनाने के लिए एक होस्ट जीव डाला जाता है। पहला, 7वें का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पुनर्योजन DNA प्रौद्योगिकी में 2 अलग अलग प्रजातियों के DNA अणुओं को एक साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, और तथा यहाँ पर एक नया आनुवंशिक युग बनाने के लिए एक होस्ट जीव डाला जाता है। और यहाँ पर एक संयोजन का उपयोग विज्ञान और चिकित्सा और इनका जो उपयोग है औद्योगिक क्षेत्र उसमें यहाँ पर कर सकते हैं। पहली बात करेक्ट है। इसका उपयोग उपज बढ़ाने के लिए किया जा सकता है और पौधे के जो पोषक संबंधी पदार्थ हैं उसमें सुधार के लिए कर सकते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा 7वें का एकदम सी करेक्ट आंसर है, सही वाला। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्बन नैनोट्यूब की विशेषता है? कार्बन नैनोट्यूब की विशेषता कौन सी है? देखो, कार्बन नैनोट्यूब क्या होते हैं, ये कार्बन के अपरूप होते हैं। ठीक है, ये बेलनाकार कार्बन अणुओं के रूप में ले लेते हैं और ये अपने अद्भुत गुणों के कारण इनका नैनो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स जो होता है और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुप्रयोग संभव होता है। ठीक है, तो कार्बन नैनोट्यूब्स की विशेषताएं होती हैं, जैसे कि क्या होता है, ये उच्च चालकता रखते हैं इसमें। ठीक है, और ये उच्च बहुल तन शक्ति भी रखते हैं। ये बात कम तन शक्ति गलत हो जाएगी, है ना। और क्या रखते हैं, ये अत्यधिक लचीले होते हैं। ठीक है, जिस कारण कि ये बिना क्षतिग्रस्त हुए आसानी से मुड़ सकते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना। ये अत्यधिक प्रत्यास्थ होते हैं, ये लगभग 18% तक लंबाई बढ़ सकती है इनकी, काफ़ी ज़्यादा खींचा सकते हैं उनको, है ना। और उच्च तापी चालकता क्या होती है इनकी, ये भी बात करेक्ट है। तापी चालकता कुछ उच्च होती है, कम नहीं होती है, सही बात है। कम तापी प्रसार के गुणांक रखते हैं ये, और अच्छा इलेक्ट्रॉन फील्डर एमिटर रखते हैं। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट आप इसमें नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। 3 तो दिए, 3 और एक्स्ट्रा। आंसर क्या होगा, 1 और 3 करेक्ट है, तो सी 8वें का। क्वेश्चन नंबर 9 है, जेनेटिक इंजीनियरिंग यहाँ पर जो है ये पेरिजल कमेटी के बारे में विचार करना है। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय होगा। 9वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से गलत है, क्योंकि आनुवंशिक इंजीनियरिंग पेरिजल कमेटी पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत स्थापित तथा नियम 1989 के अंतर्गत अनुसूचित एक सर्वोच्च निकाय होगा। इसे पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था। पहली बात गलत हो जाएगी,
सेकेंड, ये अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्मजीव के बृहद पैमाने का उपयोग करके संबंधित गतिविधियों को क्या करता है, मंजूरी देता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, ये आनुवंशिक रूप से संवर्धित जीव की रिलीज करने और उससे उत्पन्न संबंधित जो प्रस्ताव है उसको अनुमोदन करने को मंजूरी प्रदान करता है। ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर GESC जो होता है ये प्रायोगिक क्षेत्र में परीक्षण सहित यहाँ पर परमाणु उत्पाद आनुवंशिक रूप से संवर्धित जीवों के रिलीज संबंधित प्रस्तावों को अनुमोदन और मंजूरी प्रदान करता है। 2 और 3 इसका करेक्ट होगा। 9वीं का आंसर बी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डार्क मैटर के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये विद्युत चुंबकीय बल के साथ अंतःक्रिया नहीं करता है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा 10वें का ये करेक्ट है, क्योंकि समांतर पदार्थों से भिन्नता दर्शाते हुए ये डार्क मैटर विद्युत चुंबकीय बलों अंतःक्रिया नहीं करते हैं और इनका आशय होता है कि ये प्रकाश को शोषित, परावर्तित या उत्सर्जित नहीं करते हैं और इनकी उपस्थिति का पता लगाना काफ़ी कठिन हो जाता है। सेकेंड बात है, डार्क मैटर के अस्तित्व का पता लगा इसके जो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव उससे लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, सेकेंड बात भी सही है, दोनों बातें सही है। तीसरा, ब्रह्मांड का अधिकांश भाग डार्क मैटर से बना हुआ है। गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिखाई देने वाला ब्रह्मांड पृथ्वी के सूर्य, तारे है ना, तथा अन्य आकाश गंगाओं के परमाणु को एक साथ एकत्रित प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनाए और इस समानता 10 समान पदार्थ ब्रह्मांड के द्रव्यमान का 5% से भी कम है। शेष ब्रह्मांड डार्क मैटर का 25% और डार्क एनर्जी 70% के रूप में जानते हैं। डार्क एनर्जी ऐसा बल है जो गुरुत्वाकर्षण को प्रतिकर्षित कर देता है। ओनली 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 11 है, हाइड्रोजन और परमाणु बम के संबंध में विचार करना है। हाइड्रोजन बम से निर्मुक्त ऊर्जा एक परमाणु बम की तुलना में कई गुना अधिक होती है। 11वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन बम द्वारा निर्मुक्त ऊर्जा एक परमाणु बम की तुलना से अधिक होगी, पहला करेक्ट है। सेकेंड बात है, एक हाइड्रोजन बम परमाणु के विखंडन से ऊर्जा प्राप्त करता है, जबकि एक परमाणु बम परमाणु के संलयन से ऊर्जा प्राप्त करेगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि एक हाइड्रोजन बम परमाणु के संलयन से माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करता है, जबकि एक परमाणु बम परमाणु विखंडन से ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, अपोजिट बात है। ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 12, एक तारे के जीवन चक्र निम्नलिखित में से चरणों को उनकी उत्पत्ति की समाप्ति के तक यहाँ पर व्यवस्थित करना है। नेबुला, सुपरनोवा, रेड जॉइंट, ब्लैक होल, इनमें से कितने यहाँ पर हैं जो इनके सही जो कूट करके यहाँ पर लिखना है कौन कौन से यहाँ पर इसका उत्पत्ति से समाप्ति की ओर कौन कौन जाएगा। पहले उत्पन्न हुआ है ना, फिर उसके बाद और कम, फिर तब समाप्त हो गया, तो कौन सा ऐसा आएगा, तो उसके बारे में आपको बताना है। देखो, पहला आपका यहाँ से हो जाएगा, पहला आपका नेबुला उत्पन्न हुआ। ठीक है, नेबुला अंतरिक्ष में गैस और धूल के बादल होता है, इसमें यहाँ पर नेबुला के तारों की उत्पत्ति स्थल से हुई थी, पहला हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ से तीसरा, मतलब रेड जॉइंट। रेड जॉइंट क्या होता है, एक विशाल चमकीला तारा है जिसकी सतह ठंडी होती है और ये सूर्य जैसे किसी तारे के विकास के बाद चरणों में बनता है, उसे उसके केंद्र में हाइड्रोजन ईंधन समाप्त हो जाती है, तीसरा हो गया। उसके बाद दूसरा मतलब सुपरनोवा है ना, सुपरनोवा मतलब क्या होगा आपका, ये हो जाएगा। और उसके बाद आपका हो जाएगा 1 3 2 सुपरनोवा, उसके बाद आपका आएगा चौथा ब्लैक होल। ठीक है, तो ये लिख सकते हो। और यहाँ पर इसके बीच में रेड डॉर्फ और वाइट डॉर्फ भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं दे रखा है वो, उसके बाद सुपरनोवा आता है ना, तो यहाँ पर दे नहीं रखे हैं, तो आप लिख सकते हो पॉइंट। आप क्या लिखोगे पॉइंट में, नेबुला, ठीक है, रेड जॉइंट, रेड डॉर्फ, वाइट डॉर्फ, सुपरनोवा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन द्वारा 6 बातें होती हैं टोटल, यहाँ से 4 दे रखी हैं, ध्यान रखना है। आंसर क्या होगा, डी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है, ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं इसको। ये बोला है, पहला, ये क्या पर सबसोनिक क्रूज मिसाइल होगी, पहला। 13 का स्टेटमेंट पहली बात यहाँ से गलत है, क्यों, क्योंकि ब्रह्मोस एक कम रेंज वाली रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। सबसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और जिसे पनडुब्बी पोत और विमान धरातली सतह से प्रक्षेपित कर सकते हैं। ये भारत के डीआरडीओ तथा रूस के सहयोग से विकसित की गई थी, जिन्होंने मिलकर ब्रह्मोस एयरस्पेस जो एयरस्पेस है इसको निर्मित किया था। ब्रह्मोस का नाम 2 नदियों ब्रह्मा पुत्र और यहाँ पर जो रूस की मोस्कवा नदी है उसके मिश्रण से निर्मित हुई थी, पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, इसे भारत और रूस के द्वारा विकसित किया गया था, ये विकसित किया जा रहा है, सेकेंड बात सही है, बताया मैंने आपको भी। ठीक है, और इस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक होती है, ये भी पॉइंट लिख सकते हो। तीसरी बात क्या, तीसरी बात यहाँ से गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पर 2900 किलोमीटर बोल रहा है, गलत हो गई है ना, तो याद रखना है। आंसर क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट है, 13 का बी। क्वेश्चन 14 निम्नलिखित में से कौन सा
भारत कौन से भारत द्वारा स्वदेश विकसित मानव रहित विमान यूएवी होंगे? कौन होंगे? आंसर हो जाएगा 14 का। एक तो निशांत, तपस, औरा और लक्ष्य, चारों यहाँ से करेक्ट हैं। 14 का आंसर क्या होगा? डी यहाँ से सही आंसर है। औरा क्या है? औरा यहाँ पर एक स्वायत्त मानव रहित लड़ाकू विमान है जिसे यहाँ पर डीआरडीओ द्वारा भारतीय वायुसेना की जो भारतीय नौसेना उसके यहाँ पर विकसित किया गया था। ठीक है, तो चारों बातें करेक्ट हैं। 14 का आंसर डी सही है। क्वेश्चन 15 अग्नि 5 मिसाइल के संबंध में विचार करना है। ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम एक क्रूज मिसाइल होगी। 15वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है ना? पहली बात गलत है क्योंकि ये अग्नि 5 माध्यमिक रेंज की सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल होगी। बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, सेकेंड यहाँ से इसका ये लगभग 7500 किलोमीटर दूर तक परमाणु युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम होगा। सेकेंड बात भी गलत है क्योंकि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों की मारक क्षमता 5500 से 5800 किलोमीटर तक होती है। इसकी रेंज पूरे पाकिस्तान के चीन तथा उत्तरी भाग तक विस्तृत है और इसमें हमारी रक्षा प्रणाली काफ़ी बढ़ोतरी देखी जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था। दोनों बातें गलत हैं। इसी गतिमान प्लेटफॉर्म्स से भी प्रक्षेपित किया जाता है या प्रक्षेपित किया जा सकता है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? केवल 3 सही है, सी। क्वेश्चन 16 है, भारत क्यूआर कोड के संबंध में विचार करना है। इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है। 16 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ये करेक्ट है। धनराशि सीधे ग्राहक के सेवा प्रदाता को स्थानांतरित कर दी जाती है। सेकेंड बात क्या होगी? मतलब यहाँ पर बीच में कोई इसमें माध्यम नहीं होता है। सेकेंड मतलब इसका सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है। इसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस पहल का भाग होंगी। ये बात गलत है, गलत बात है इसकी क्योंकि यहाँ पर जो अब तक का जो यहाँ से केवल 15 बैंक भारत के क्यूआर कोड प्लेटफॉर्म में भाग है, जैसे एसबीआई, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, बैंक ऑफ इंडिया सिटी, तो काफ़ी 15 हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए पर गलत हो जाएगा क्योंकि बोला कि इस पहल का भाग होंगी केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ही। ऐसा नहीं है, ऐसा गलत है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट वाले भी हैं, सरकारी भी हैं, है ना। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है। 16 का ये बात सही है। क्वेश्चन 17 है, नेत्र रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के बारे में विचार करना है। ये हवा से हवा मार करने वाली इंटरसेप्टर है। ये एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयर कंट्रोल सिस्टम होगा। ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल है या ये मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल होगी। आंसर 17 का बी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, राइट। और नेत्रा एम्ब्रो विमान पर आधारित है और इसके 3 सिस्टम पर विकसित की जा रही है। बी करेक्ट होगा 17 का। क्वेश्चन 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन 17 नंबर है। अच्छा 17 तो हो गया ना, 17 हाँ 17 हो गया। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग और बार कोड के संबंध में विचार करना है। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग दृश्य सीमा से परे कार्य नहीं कर सकते जबकि बार कोड्स कर सकता है। 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID में किसी उत्पाद के साथ ऐसे टैग यहाँ पर चिपका जाता है जो रेडियो तरंगे के माध्यम से उत्पाद को पहचान कर सकता है, उन्हें ट्रैक कर सकता है और ये टैग 2000 बाइट तक डेटा रखता है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, ये बारकोड्स के विपरीत RFID टैग रीड राइट मॉडिफाई क्षमता रखता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर बारकोड्स में रीड राइट क्षमता नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर मुद्रित बारकोड पर पहले लिखी जानकारी में इजाफा नहीं किया सकता था। ठीक है, पहला क्या होगा? गलत है। दूसरी बात यहाँ से इसकी सही होगी। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका केवल 2 करेक्ट है, बी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए मानव डीएनए के संभावित स्रोत नहीं होगा? आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 19 का। एक तो लाल रक्त कोशिकाएं इसका सही आंसर होगा। मतलब बोला कि इनमें से कौन सा फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए मानव डीएनए का संभावित स्रोत नहीं है, तो RBC नहीं होगी। बी यहाँ से क्या होगा? सी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर। जिन कोशिकाओं में केंद्रक जो न्यूक्लियस होता है उसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है और मानव रक्त सूक्ष्म रूप से श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स होती हैं। WBC में केंद्रक होता है इसलिए यहाँ पर उनमें डीएनए उपस्थित होता है और लाल जो कणिकाएं होती है और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए इनमें कोई डीएनए उपस्थित नहीं होता है। और फॉरेंसिक विज्ञान डीएनए परीक्षण के लिए मुख्य स्रोत रक्त, वीर, ठीक है, और यहाँ पर जो लार, बाल है ना, ये सब यहाँ पर इसमें हो सकते हैं, लेकिन हड्डियाँ, दांत है ना, यहाँ तक कि
जो मली सामग्री है वो सब भी इसमें परिणाम प्रदान कर सकते हैं डीएनए में। सी क्या होगा करेक्ट आंसर है केवल। तो क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर, 20 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 20 है एमएमआर वैक्सीन के बारे में विचार करना है। एमएमआर वैक्सीन निम्नलिखित में से कौन से रोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? एमएमआर वैक्सीन को निम्नलिखित में से कौन से रोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर खसरा, मेजल्स, गलसुआ, मम्स और रूबेला। क्या होगा ए? यहाँ से 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एमएमआर वैक्सीन ये बताई मैंने, इसके विरुद्ध एक प्रतिरक्षी टीका है। ये तीनों रोगों के जीवित एंटी न्यूट्रेंट वायरस जो होता है, एंटी न्यूट्रेंट वायरस का मिश्रण है और इसे इंजेक्शन के माध्यम से भी शरीर में पहुंचाया जा सकता है। ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से यहाँ पर विजन एस का मिनी टेस्ट यहाँ पर जो था सिर्फ यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी का एक ही पेपर है ना। हम लोग ने यहाँ पर आज कवर किया टेस्ट नंबर 13 के रूप में, और हम लोग कल करेंगे ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर पहला, ज्योग्राफी का मिनी टेस्ट नंबर यहाँ पर पहला करेंगे, वो यहाँ से हम लोग देखेंगे। कल्चर का हो गया आपका, ठीक है, और उससे पहले मैंने शायद पॉलिटी का भी कराया था, है ना, वो भी हो चुका है आपका। और यहाँ से साइंस टेक्नोलॉजी का एक पेपर वो भी हो गया। एक बात और भी इंपॉर्टेंट बताना है कि साइंस टेक्नोलॉजी प्लस इन्वायरमेंट जो है इसका भी मुझे एक टॉपिक देना है, कम से कम 100 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। मैंने लिस्ट करके रखे हैं 100 टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है यूपीएससी किसी भी फॉर्म में। ठीक है, तो वो टॉपिक आपको एकदम कवर करने, उसको लेकर के मैं सोच रहा हूँ एमसीक्यूज भी कवर करा दूँ। राइट, तो बता सकते हो अगर कराने लगे एमसीक्यूज तो बताना, तो मैं आपको एमसीक्यूज भी करा दूंगा यूट्यूब पे ही। ठीक है, तो एंड करते हैं से इसको, बाकी टॉपिक भी आपको मैं शेयर करूँगा, वो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहाँ पे अभी टॉपिक में शेयर करने वाला हूँ कुछ टाइम में। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।